नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का हूं, भारत की बात बताता हूं। और आज मैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आपसे बात कर रहा हूं सीधे। देखिए, हिंदी पट्टी के 3 चुनावी राज्यों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों ही चुनावी राज्यों में अब से 3-4 महीने पहले यह स्थिति दिख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ज्यादा मजबूत हालत में नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों राज्यों के चुनावी प्रबंधन पर खास रणनीति बनाई, जिस रणनीति का नतीजा आज सबके सामने है। दरअसल इन नतीजों को देखने के बाद 3 अहम सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सी रणनीति थी जिसने सारी बाजी पलट दी। दूसरा सवाल कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विनिंग फॉर्मूला क्या था जिस फॉर्मूले ने पूरी सियासी हवा को बदल कर रख दिया। और तीसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री की रणनीति, प्रधानमंत्री की नीति आखिरकार इन सब बातों को जनता के बीच में कैसे पहुंचाया गया। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो पहला सवाल उठा है कि आखिरकार वो विनिंग फॉर्मूला क्या है जिसने इस पूरी बाजी को पलट कर रख दिया। क्योंकि यही 3 हिंदी पट्टी के वो राज्य हैं जहां पर जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो नतीजे भारतीय जनता पार्टी की आशा के अनुरूप नहीं थे। बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो रणनीतिकार हैं उनके खास टीम बनाई और जिसके बाद ये नतीजे सामने आए। देखिए ये खास है। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जनता से जीत का आशीर्वाद मिला तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कमल खिल गया। बीजेपी की इस जीत के सूत्रधार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी को अगर जश्न का मौका मिला है तो इसकी वजह है नरेंद्र मोदी। मोदी की ताकत ने बीजेपी को जो जीत दिलाई है, हैरान कर दिया। क्योंकि जिन 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली, वहां वोटिंग से पहले तक बीजेपी के हार के अनुमान जाहिर किए जा रहे थे। चुनावी पंडित मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी बताकर बीजेपी को खारिज कर रहे थे। लेकिन नतीजे आए तो सबकी बोलती बंद हो गई। बीजेपी को 3 राज्यों में एक तरफा जीत मिली और जीत का सेहरा बंधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर। सबसे बड़ा फैक्टर माने प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। उनका कमिटमेंट है देश की जनता से कि देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और देश के कोने कोने में, दूर पहाड़ पर, जंगल में, रेगिस्तान पर, कहीं भी रहने वाला देश का नागरिक है, वहां तक भारत सरकार की योजनाएं पहुंचाकर उसके घर में भी खुशियां लाए। मोदी नाम का जो मैजिक है उसको जनता ने स्वीकार किया और इसलिए उनकी बात का जो भरोसा था उसने राजस्थान में भी जीत दिलाई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। देश की जनता भी इस बात को जानती है कि मोदी की हैट्रिक को कोई रोक नहीं सकता। कार्यकर्ताओं पे भरोसा था, मोदी जी की योजनाओं पे भरोसा था, इसलिए पूरी उम्मीद की थी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस जीत के मायने जो है वो नहीं निकाल पा रहे थे। किसी भी ने भी जो है वो उम्मीद नहीं की। उनकी भूल होगी। मैंने तो पहले दिन विश्लेषण किया था कि मैं ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाने का कमाल कैसे कर दिखाया। जिस बीजेपी को हारता बताया जा रहा था उसकी जीत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कौन सा विनिंग फॉर्मूला है जो देखते देखते गेम पलट देता है और विरोधियों को खबर भी नहीं होती। कांग्रेस इस बार जब चुनाव में उतरी तो उसके हौसले बुलंद थे, प्रचार भी आक्रामक था, लेकिन बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी के तौर पर ऐसा ट्रम्प कार्ड था जिनके सामने कांग्रेस के सारे नेता निहत्थे होते चले गए। 3 राज्यों में मिली हार ने विपक्ष की हताशा सामने ला दी। वोटर विश्वास के साथ
वोटर खुद ही आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरे और वोटर विश्वास दे के विश्वासघात कर दे, तो आप बताओ क्या करें। कन्हैयालाल को 2 करोड़ रुपए दिए थे कांग्रेस की सरकार ने, बीजेपी ने प्रचारित किया, उसको 5 लाख दिए, इसको 50 लाख दिए, और ये मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने कहा इतना नहीं चलेगा और लोगों के समझ में आएगा। कांग्रेस भले ही वोटर को कोस रही हो, लेकिन सच तो यह है कि उसके पास मोदी फैक्टर का कोई ठोस जवाब नहीं था। मोदी की पॉपुलैरिटी, मोदी मैजिक का उसके पास कोई तोड़ नहीं था। मोदी जो कहते हैं वो बात सीधे लोगों के दिलों में उतरती है, लोग उस पर यकीन करते हैं और मोदी की रैलियां गेम चेंजर बन जाती हैं। इसका असर इस बार भी दिखा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 साल सत्ता में रही, लेकिन ये पहला मौका है जब उसने 54 सीटें जीत ली। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार 48.55% वोट हासिल किए। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। बीजेपी को यहां इतने वोट कभी नहीं मिले थे। जिस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी ने हर राज्य में कांग्रेस का पत्ता काट दिया, उसी चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना झंडा बरकरार रखा। इसकी वजह है मोदी की गारंटी, जिसने कांग्रेस की सारी गारंटियों की हवा निकाल दी। बीजेपी लोगों को यह समझाने में कामयाब रही कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जिस तरह की योजनाओं का ऐलान कर रही हैं, वो मुफ्त की रेवड़ी है, जबकि बीजेपी सिर्फ योजनाएं नहीं ला रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2014 में मोदी जब केंद्र की सत्ता में आए थे, तब वो लोकप्रियता की लहर पर सवार थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इसमें इजाफा होता गया। 9.5 साल की सत्ता भी उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं डाल सकी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत भी इसी का प्रमाण है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 बातें बेहद अहम हैं। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी कमिटमेंट और पब्लिक कनेक्ट। ये तीनों ही बातें नरेंद्र मोदी को दूसरे नेताओं से अलग करती हैं। अब इसको समझिए कैसे। मोदी खुशी या गम, हर बात में जनता की खुशी में भी शरीक होते हैं और उनके गम में भी। देखिए, जब उत्तर काशी में 17 दिन तक मजदूर फंसे रहे, 41 मजदूर, जब वो बाहर आते हैं तो नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके परिवारों की हौसला अफजाई करते हैं। खिलाड़ी जब जीत के आते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं, और जब हारते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे मुफ्त राशन की बात हो, बिजली की बात हो, गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने की बात हो, इस मामले में भी उनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है। ऐसे में अब एक और अहम सवाल है। सवाल ये कि नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है, वो रणनीति धरातल पर कैसे उतरती है। इसके लिए भी उनके पास खास फॉर्मूला है, खास टीम है, कुछ चेहरे हैं जो इस पूरी की पूरी रणनीति को जमीन पर उतारते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जीत मिली राजस्थान में, जीत मिली मध्य प्रदेश में, जीत मिली छत्तीसगढ़ में, विस्तार हुआ दक्षिण में, जहां बीजेपी सीधा 1 से 8 सीट पर पहुंच गई और जश्न मना दिल्ली में। साथियों, आज भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है। भारत के लोग विकसित भारत की यात्रा को गति देना चाहते हैं। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत। प्रधानमंत्री जो कहते हैं, लोग उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। यही वो भरोसा है जिसके दम पर बीजेपी हारी बाजी पलट देती है और विरोधी मुंह ताकते रह जाते हैं, हार के कारण खोजते रह जाते हैं। इस बार भी यही हुआ। हमने सड़क पे देखा, जो मीडिया ने देखा, जो प्रेस ने देखा, जो जनता देख रही थी, वैसा हमने इलेक्शन में रिजल्ट नहीं देखा। तो हमको तो समझ नहीं आ रहा, ये बीजेपी से हमको समझना पड़ेगा कि ये कैसे, ऐसा जादू कैसे हो जाता है। सारे मीडिया के जितने सर्वे गिनती के पहले सामने आए, वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए
दर्शा रहे थे, तो सारे मीडिया के सर्वे भी फेल हो गए। तो हम लोग भी नहीं भांप पाए। ऐसा लग रहा था, मुझे भी सही में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो जरूर बनेगी। तो अब चिंतन करना पड़ेगा कि काम भी किया तो तभी तो कुछ वोट मिले, और क्या क्या नहीं किया जिस कारण से वोट कट गए। 3 राज्यों में बीजेपी को जो चुनावी कामयाबी मिली है उसके हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी को और बीजेपी की लीडरशिप को ताकत कहां से मिलती है? वो कौन सी चीज है जो बीजेपी के पसीने को जीत का मोती बना देती है? इसका जवाब है स्ट्रैटेजी, जिसकी बदौलत बीजेपी बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाती रही है। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार के अनुमान लगाए जा रहे थे, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे बंद बताए जा रहे थे, जब राजस्थान में कांग्रेस की गारंटियों को बीजेपी की उम्मीदों पर घिरा बादल बताया जा रहा था, तब सटीक रणनीति ने ही सारे समीकरण बदल डाले। इसमें बीजेपी के ग्राउंड वर्कर्स ने सबसे खास भूमिका निभाई। ये ग्राउंड वर्कर्स ही बीजेपी की चुनावी जीत की असली जान है। आज हम आपको इनके काम करने का तरीका बताते हैं। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी पूरी ताकत से लड़ती है और इसके लिए 5 स्तर पर टीम तैयार करती है। पहला है राज्य स्तर, दूसरा है जिला स्तर, जिसमें कम से कम कार्यकर्ताओं की टीम होती है। तीसरा है मंडल स्तर, इसके जरिए 10 पंचायत कवर किए जाते हैं। चौथा है शक्ति केंद्र स्तर, विधानसभा क्षेत्र को कई शक्ति केंद्र स्थलों में बांटा जाता है। और सबसे आखिर में है 5वां स्तर, इस पर बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं। चुनाव के लिए ये जो अलग अलग टीमें तैयार होती हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। इनका काम इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू होते ही चालू हो जाता है, जो वोटिंग तक जारी रहता है। प्रचार के दौरान लोगों को पार्टी की पॉलिसी पता चलती रहे और वोटिंग के दिन लोग पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। इसके लिए ये बूथ समिति बनाते हैं, पन्ना प्रमुख तैनात करते हैं, जिन्हें एक खास ऐप से जोड़ा जाता है। अलग अलग जोन के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो हर बूथ पर इसे दिखाने का इंतजाम भी करना होता है। ये ग्राउंड वर्कर्स जो जमीन तैयार करते हैं, पार्टी के बड़े नेता उसी पर जीत की इबारत लिखते हैं। बात करते हैं उस सवाल की, जिस सवाल का जवाब मैं आज सुबह से टटोल रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हूं। वो सवाल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश की बात भी करेंगे, लेकिन पहले राजस्थान की बात करते हैं, क्योंकि वहां का घटनाक्रम बड़ा रोचक होता जा रहा है। दरअसल आज राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा एक और मुलाकात दिल्ली में हुई, ओम बिरला से बाबा बालकनाथ मिले। जब ये 2 मुलाकातें यहां पर हुई तो तीसरी एक और मुलाकात हुई जो शाम के दौरान हुई। दरअसल ये मुलाकात वसुंधरा राजे के घर पर थी। वसुंधरा राजे के साथ उनके 36 समर्थक विधायक आज मिले, उनके आवास पर गए। और इस मुलाकात के बाद, यानी इन तीनों मुलाकातों के बाद, राजस्थान भारत में भारतीय जनता पार्टी के सियासी घटनाक्रम की बात करें तो वो भी बड़े तेजी से और रोचक होता जा रहा है। राजस्थान के सियासी तराजू में मोदी के चेहरे का वजन सब पर भारी पड़ गया। बीजेपी के खेमे में जोश है, जश्न है, उत्साह है और साथ में एक बड़ा सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नतीजों से पहले बीजेपी के लिए यह सवाल जितना हल्का था, अब प्रचंड जीत के बाद यह सवाल उतना ही भारी हो गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली से जयपुर तक जो हलचल हुई, उसने माहौल और गर्म कर दिया। सबसे पहले जानिए राजस्थान में बीजेपी के वो चेहरे कौन हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में। सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे, जो मुख्यमंत्री रही हैं, जमीनी नेता की छवि है। इसके अलावा और भी कई वजह हैं जिसके चलते इनका नाम पहले नंबर पर है। दूसरा नाम दिया कुमारी। वैसे तो ये सांसद थी, लेकिन विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन गई। बीजेपी अगर किसी महिला को चेहरा बनाती है तो वसुंधरा के बाद इनका ही नाम है। तीसरा नाम है बाबा बालकनाथ। जिस कमंडल वाली राजनीति के सहारे बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव लड़ा, उसमें ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। अलवर से सांसद थे, लेकिन अब तिजारा से विधायक हैं। जाति से यादव हैं, यानी ओबीसी। राजस्थान की राजनीति में इन चेहरों का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है और अगर बीजेपी ने बाबा बालकनाथ का नाम आगे कर भी दिया तो बहुत से लोगों को हैरानी नहीं होगी। हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस ने किया है, हमेशा मुसलमानों के पक्ष में सरकार रही है। जहां भी कोई सरकार के निर्णय हो या उनके अनुदान हो, एक ही समाज विशेष के लिए नहीं, बाकी जनता तो उनके लिए थी नहीं वहां पर। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है देश की जनता से कि देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और देश के
कोने कोने में वहां तक भारत सरकार की योजनाएं पहुंचाकर उसके घर में खुशियां लाएं। बाबा बालकनाथ की छवि, उनके बयान और बीजेपी की राजनीति तीनों एक ही खांचे में फिट बैठते हैं और वो खांचा है हिंदुत्व का, जो 24 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार रहने वाला है। जीवन है सनातन, तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है सनातन। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। बाबा बालकनाथ की चर्चा सिर्फ बीजेपी के भीतर ही नहीं बल्कि बीजेपी के बाहर भी खूब हो रही है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम तक ने बालकनाथ को लेकर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी है। बाबा बालकनाथ बीजेपी की राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले नेता हैं। धार्मिक कट्टरता वाली राजनीति में आसानी से फिट होने के चलते बीजेपी में बड़ा चेहरा बन गया है और बीजेपी को समझने वाले ये जानते भी हैं कि ये वो पार्टी है जो अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है। हालांकि दिया कुमारी के हौसले भी उतने ही मजबूत हैं जितने बाबा बालकनाथ के। पार्टी ने पहले भी जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको अच्छी तरह से निभाऊंगी। दिया कुमारी का नाम तभी से चर्चा में आया जब उन्हें विधायक का टिकट दिया गया। उनके लिए बाकायदा सेफ सीट की तलाश की गई और भैरव सिंह शेखावत के दामाद जहां से 3 बार जीतते आए थे उनकी जगह उन्हें मैदान में उतारा गया। हालांकि अंतिम फैसला क्या होगा ये अभी टॉप के बहुत से नेताओं को भी नहीं पता। विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में विधायक बैठ करके आपस में नाम तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी और उसको ही और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये एक सिस्टम है हमारा, उसके अंतर्गत ही होगा। राजस्थान में बीजेपी को सिर्फ मुख्यमंत्री भर तय नहीं करना बल्कि 24 के लिए भी मैदान सजाना है। ऐसे में वसुंधरा राजे के नाम को पीछे छोड़ना बहुत आसान नहीं है। वसुंधरा जी उन 6-8 लोगों में हैं जो एस्पिरेंट्स हैं मुख्यमंत्री पद के, तो जो केंद्र तय करेगा उसकी अगुवाई में शासन करेंगे। वसुंधरा जी का एक लंबा अनुभव है, वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रही है, पर ये सारा तय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी करेंगे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ 3 चेहरे ही सामने हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर अर्जुन मेघवाल तक का नाम लिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सब कुछ अनुमानों और आशंकाओं के बीच घिरा है। अब इंतजार आलाकमान के आदेश का हो रहा है क्योंकि आखिरकार सीएम की पर्ची वहीं से निकलनी है। बात मध्य प्रदेश की करते हैं जहां भोपाल में मैं मौजूद हूं। यहां पर भी आज दिन भर यही चर्चा रही कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर भी दिल्ली से लेकर भोपाल तक कई बैठकों के दौर चले। भले ये बैठकें औपचारिक नहीं थी लेकिन अनौपचारिक तौर पर खूब बैठकों के दौर चले। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो प्रहलाद पटेल आज दिल्ली पहुंचे जहां पर उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। जैसे ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया। वहीं रात होते होते एक और खबर आई कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिल्ली रवाना हो गए और उनकी मुलाकात भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से होने वाली है। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भी हालात ऐसे ही हैं कि कुर्सी एक है और दावेदार कई। हाँ, खुलकर कोई दावेदारी नहीं जता रहा है लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात आला कमान तक पहुंचाना जरूर चाहते हैं। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी चेहरा मोदी का ही था, लेकिन सेहरा किसके सिर बंधेगा इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। मध्य प्रदेश का चुनाव भी बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था, यानी कमल ही निशान था, कमल ही पहचान थी। लेकिन अब जब नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ गए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी एक चेहरे को ही बिठाना पड़ेगा। सबसे पहले जानिए मध्य प्रदेश में कितने चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में हैं। पहले नंबर पर है मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगर बीजेपी को एमपी में धमाकेदार जीत मिली तो इसमें शिवराज की योजनाएं भी श्रेय की हिस्सेदार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय। वो भी इस बार विधायकी का चुनाव लड़कर जीते हैं और उनके नाम की भी चर्चा खूब हो रही है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी चर्चा में है। भले ही वो अभी केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा का चुनाव क्यों लड़वाया गया, ये शुरुआत से ही बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा एक नाम प्रहलाद पटेल का भी है। वो ओबीसी समाज से आते हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और राजनीति में लंबा अनुभव है।
यानी चेहरे तमाम हैं और तमाम चेहरों के बीच चुनाव किसी एक ही चेहरे का होगा। इसको लेकर आज दिन भर हलचल महसूस हुई। दोपहर 2 बजे पुराने संसद भवन में बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। इसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चली। वहां भी सीएम के चेहरे पर लंबा मंथन हुआ। कुछ देर में प्रहलाद पटेल ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। प्रहलाद पटेल भी सांसद हैं और दिल्ली में नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करना सामान्य है, लेकिन ये मुलाकात तब सुर्खियों में आ जाती है जब वो खुद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं। प्रहलाद पटेल की जुबान से जो बात निकल रही है वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की उम्मीदों की तरफ इशारा करती है। आप एक नई भूमिका में हैं तो क्या माने कि बहुत लोगों ने ये भी माना कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी होंगे। परिणाम आने के बाद ये फैसला पार्टी का होगा, जिसका इंतजार सबको करना होगा। अगर आपको भूमिका मिलेगी तो आप निभाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता को हमेशा आदर्श भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री के चेहरे की संभावनाओं के बीच आज भोपाल में दिन भर हलचल रही। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो सांसद भी हैं, उन्हें संसद सत्र के लिए दिल्ली पहुंचना था, लेकिन सुबह ही उन्हें भोपाल में रुकने के लिए कह दिया गया, क्योंकि सीएम बनने का सपना कई नेताओं में, और इन्हीं में से एक नाम है कैलाश विजयवर्गीय का, जो मध्य प्रदेश की जीत में मोदी का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन शिवराज का नाम नहीं ले रहे हैं। जीत का श्रेय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। देखिए, मध्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। इंदौर से भोपाल तक और ग्वालियर से सीहोर तक मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग नाम सुनाई दे रहे हैं। कहीं नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में नारेबाजी हो रही है तो कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री बदलना बहुत जरूरी हो। 2024 के चुनाव को देखते हुए अगर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लग जाए तो भी चौंकने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। सिर्फ राजस्थान या मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी तमाम चेहरे सीएम बनने की कतार में। राज्य में जीत दर्ज करने के अगले ही दिन पार्टी के प्रदेश प्रभारियों ने राज्यपाल से मुलाकात की और इसके बाद प्रभारी और दोनों सह प्रभारी दिल्ली के लिए रवाना हो और अपने पीछे छोड़ गए मुख्यमंत्री के चेहरे वाली कयासबाजी। विधायक दल की बैठक होगी, जिसका भी नाम आएगा विधायक दल में पर्यवेक्षक रहेंगे, उसके नाम के संबंध में केंद्रीय नेतृत्व सहमति रहता है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और सार्वजनिक रूप से भी मैं इस बात को बोलता हूँ कि जो पार्टी का निर्देश होता है उसी आधार पर डॉक्टर रमन काम करता है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये पार्टी का विधायक दल और हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। सर, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतने बड़े सवाल मुझसे मत करिए। छत्तीसगढ़ में भले ही सीटों की संख्या बाकी राज्यों के मुकाबले कम हो, लेकिन राज्य में सीएम के दावेदारों में कोई कमी नहीं। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी इस बार विधायक का चुनाव जीती हैं और उनके परिवार की तरफ से भी सीएम की आवाज उठनी शुरू हो गई। भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, तो सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहती हूँ, और माता जी तो है ही मेरी, तो मैं तो हमेशा चाहूंगी कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। माता जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं? जी बिल्कुल देखना चाहूंगी, बिल्कुल देखना चाहूंगी। यानी चेहरे यहाँ भी तमाम हैं और सबके भीतर सिर्फ एक ही सपना है, किसी भी तरह आलाकमान उनके नाम पर मुहर लगा दे। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर जीत की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक के अलावा अगर मध्य प्रदेश में कोई सबसे बड़ा चेहरा था तो शिवराज सिंह चौहान। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने 150 सभाएं की, लगातार पार्टी के लिए प्रचार किया, दूसरे विधायकों के लिए उन्होंने प्रचार किया, यानी खूब पसीना शिवराज सिंह चौहान ने बहाया। लेकिन बीजेपी ने यह चुनाव सामूहिक नेतृत्व के नाम पर लड़ा, उनको चेहरा घोषित नहीं किया। आज जब दोपहर में शिवराज सिंह चौहान से मैंने बात की, उनकी दावेदारी को लेकर बात की, तो उस पर तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कई बातों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बात सामने रखी। शिवराज जी, सबसे पहले आपको बधाई इस प्रचंड जीत की। आपने इतना धुआंधार चुनाव प्रचार किया और नतीजे भी मनमाफिक आए, लेकिन शिवराज जी, इतनी उम्मीद थी जितनी सीटें आई? उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास था, क्योंकि हम लोग लगातार जनता के बीच में काम कर रहे थे।
पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, अलग अलग विकास के काम, उनका भी असर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के जनता के दिल में बसे हैं। बिल्कुल जी शिवराज जी, आपने पूरे चुनाव प्रचार में जो परिश्रम किया वो दिखा, लोगों से जो आपका कनेक्ट था वो भी दिखा। लेकिन शिवराज जी, आज बड़ी साफगोई से आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार के दौरान आप एक ऐसा लम्हा आया, भावुक हुए, आपने कहा कि अगर चला जाऊंगा तो बहुत याद आएगी। तो ये वो उस पल के बारे में मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं, देश जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसे क्या इमोशंस थे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद जहां भी हम लोग गए, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखते थे, तो लोगों के रिएक्शन में भी बड़ा चेंज था। देखिए, पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है, प्रधानमंत्री जी का परिवार पूरा देश है, पूरा देश उनके लिए परिजन है। मध्य प्रदेश में बचपन से मैंने काम किया है, तो हमारे जो रिश्ते हैं वो नेता के और जनता के रिश्ते नहीं हैं। मध्य प्रदेश की जनता से मेरे रिश्ते हैं भाई बहन के, भांजे भांजियों के, और वही स्नेह और आत्मीयता हमें हर जगह मिलती है। मैंने कहते कहते सहज ही कह दिया था, किसी ने बताया कि ये काम नहीं हुआ, तो ऐसे ही कहते कहते भाषण में, पूरे भाषण को आगे पीछे देखिए, मैंने कहा कि जब हम चले जाएंगे तो बहुत याद बहुत आएंगे, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन ये मेरे इमोशनल रिश्ते हैं, मेरा कनेक्ट है जनता से, क्योंकि मैं हमेशा, आप माने ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जनता में ही भगवान के दर्शन करता हूं, क्योंकि दीनदयाल जी ने कहा था दरिद्र ही नारायण है और जनता ही जनार्दन है, तो उसकी सेवा हम भगवान जैसा मान के ही करते हैं। लेकिन शिवराज जी, जनता ने आपको जाने नहीं दिया, दोबारा से प्रचंड बहुमत से जनता आपको ले आई। श्रद्धा का भाव रखता हूं मैं, तो हर समय कहता था, पत्रकार मित्र भी पूछते थे तो मैं कहता था भरपूर है। देखिए, मैं जाता था तो लाडली बहनाएं दौड़ के गले लगती थी, सिर पे हाथ फेरती थी, माथा चूमती थी, आंखों में आंसू होते थे, और वो कहती थी कि अपन जीतेंगे भैया। अब जब बहनें ये कहें कि अपन जीतेंगे भैया, तो आप वो नहीं कहती थी कि आप जीतोगे, तुम जीत जाओगे, बीजेपी जीत जाएगी, वो कहती थी अपन जीतेंगे। इसका अर्थ क्या है? उनने इस चुनाव से अपने आप को जोड़ लिया था, इस चुनाव को अपना मान के वो लड़ी कि अपन जीतेंगे। और सवेरे देखो लंबी लंबी लाइनें हर मतदान केंद्र पर बहनों की ऐसी उमड़ी कि सब आश्चर्यचकित रह गए। शिवराज जी, राजनीति में इतना लंबा अरसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप 3 बार हो गए, तो कई तरह की चर्चाएं ये भी हैं दिल्ली से लेकर भोपाल तक कि और भी बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान साहब को मिल सकती है। ये चर्चाएं आप तक भी तो आती होंगी शिवराज जी। जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, ये मैं मानता हूँ। पार्टी जो उपयुक्त समझेगी वो काम तय करेगी, और हम कार्यकर्ता के नाते जो भी काम दिया जाए, दरी बिछाने से लेके सफाई करने से लेके सरकार चलाने तक का कोई भी काम हो, उस काम को करते हैं, करेंगे। शिवराज जी, विधायक दल की बैठक कब होगी, इस बारे में अभी कोई तय हुई है तमाम चीजें? ये भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, हमारा केंद्र तय करेगा, ये हमारे विचार का विषय नहीं है। बिल्कुल शिवराज जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब तलाशते तलाशते मैं दिल्ली से यहाँ भोपाल पहुँचा, उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा, एक बार फिर आपको बधाई दे रहा हूँ। तो क्या मैं ये मानूँ कि मैं मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा हूँ जीत की? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम अपने बारे में विचार नहीं करते, हमारा सोच, हमारा विचार केवल अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के माध्यम से कैसे बेहतर काम कर पाएँ। जिंदगी एक मिशन है, हर सांस समर्पित है अपने देश के लिए, और जनता को हम भगवान मान के उसकी सेवा करते हैं।